जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। अपनी केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 जैव अणु चैप्टर नंबर 10 से आपको जो है कुल 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 7 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह मुख्य रूप से जो है प्रोटीन तथा प्रोटीन की संरचना है, पेप्टाइड बंध क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और जो है पॉलीसैकेराइड्स क्या है। कहने का मतलब है कि अपनी केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 यानी कि जो जैव अणु है, इस जैव अणु से 7 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों में इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके प्रोटीन तथा प्रोटीन की संरचना, पेप्टाइड बंध और जो है कार्बोहाइड्रेट्स तथा इस कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण यानी कि मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको जो है ना तो रटना है ना तो इसको जो है इस पर बहुत दिमाग लगाना है, केवल जो है एक बार देखेंगे इसको आसानी से दिमाग में फीड हो जाएगा। और आपका जो केमिस्ट्री का पेपर कल है, इस कल के पेपर में जो है पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए बिना विलंब किए, बिना देर किए इसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो पहला आपका है प्रोटीन क्या है। प्रोटीन क्या है देखेंगे, बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं है, एकदम इजी है। थियरी देखेंगे थोड़ा सा इसमें कि प्रोटीन जो है अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बनने वाला एक बहुलक है। देखेंगे भाई, अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बनने वाला एक बहुलक है। और देखेंगे तो कह रहा है कि अल्फा एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध बनाते हैं और यही पेप्टाइड बंध का समूह जो है प्रोटीन कहलाता है। अब इधर देखेंगे थोड़ा सा कि अल्फा एमिनो अम्ल, भाई अल्फा एमिनो अम्ल क्या है, अब इसकी जरूरत है। तो देखेंगे यहां पर NH2 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH और इधर जो है डबल बॉन्ड O। अब देखेंगे इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और दूसरी तरफ कोई एल्किल समूह, इस एल्किल समूह में मुख्य रूप से जो है मेथिल समूह अथवा जो है एथिल समूह लगा होता है। देखेंगे तो इस संरचना को देखेंगे, इतनी संरचना यहां से यहां तक, यह जो है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यानी कि ओइक एसिड है। और इस ओइक एसिड यानी कि इस कार्बोक्सिलिक समूह की जो वरीयता होती है वो अन्य सभी क्रियात्मक समूहों से उच्च होती है। इधर भी देखेंगे एक एमीन समूह है, ये भी क्रियात्मक समूह है। और इधर देखेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये भी एक क्रियात्मक समूह है। लेकिन इस क्रियात्मक समूह की वरीयता इस क्रियात्मक समूह से ज्यादा है, इसकी वरीयता ज्यादा है। तो ज्यादा होने की वजह से इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा जो कार्बन है, यह कार्बन जो है अल्फा कार्बन कहलाएगा। और इसलिए जो है भाई इतना तो ओइक एसिड हो गया और ओइक एसिड से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, इसलिए इस पूरे समूह को जो है अल्फा एमिनो अम्ल कहा जाता है। इधर एमीन समूह है और इधर अम्ल है और ये अल्फा कार्बन, इसलिए इतनी संरचना जो है अल्फा एमिनो अम्ल कहलाती है। इतना स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब इस अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बनने वाला एक बहुलक, देखेंगे भाई बहुलक का मतलब है कि अगर इतनी संरचना अल्फा एमिनो है, अब इसी तरह से कई अल्फा एमिनो आपस में जुड़ेंगे,
जब कई अल्फा एमिनो आपस में जुड़ेंगे तो जो एक नई संरचना बनेगी, इस अल्फा एमिनो समूह का जो नई संरचना बनेगी वह जो है क्या होगी, प्रोटीन होगी। लेकिन यहां पर जो है एक अल्फा एमिनो अम्ल से जब दूसरा अल्फा एमिनो अम्ल जुड़ता है तो दोनों के मध्य एक बंध बनता है जिसमें जल अपघटन होता है और वह बंध जो है पेप्टाइड बंध कहलाता है। देखेंगे भाई, एक एमिनो अम्ल से जब दूसरा एमिनो अम्ल जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहां पर इस तरह से जब दूसरा जुड़ेगा तो यानी H2 सिंगल बॉन्ड C, इधर जो है हाइड्रोजन होगा इस तरह से, ऐसे। अब देखेंगे एक एमिनो अम्ल यह हो गया अल्फा एमिनो अम्ल और एक दूसरा अल्फा एमिनो अम्ल। होगा क्या कि यहां पर जो हाइड्रोजन इस तरह से है, दो हाइड्रोजन है, एक यहां एक यहां। अब इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ, इस हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ एक हाइड्रोजन जो है जुड़ेगा और यह जो है जल बन करके निकल जाता है। जब जल बन के निकलेगा तो थोड़ा सा, चलिए इसको मिटा देते हैं। यहां देखेंगे जब इधर जल बन के निकलेगा इस तरह से -H2O, अब जो संरचना मिलेगी क्या हो जाएगी, इधर जो है यानी H2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H, इतना। अब यहां पर जो है C इस तरह से देखेंगे O, और बचा क्या यहां पर, इधर जो है NH बचा तो इसको हम लिखेंगे NH, फिर इस तरह से ऐसे। इतनी जो संरचना है, यह संरचना जो है कब बनी, इस जो है जल के एक अणु के निकलने से। जब जल के एक अणु के निकलने से इतनी संरचना बनी, यानी कि कहने का मतलब है कि यहां पर जो बंध बना है, यह बंध जो है पेप्टाइड बंध कहलाता है, पेप्टाइड बंध कहलाता है। इतना एक पेप्टाइड बंध बन गया, एक अल्फा एमिनो अम्ल से दूसरा एक अल्फा एमिनो अम्ल जुड़ा तो एक अल्फा एमिनो अम्ल से दूसरे अल्फा एमिनो अम्ल के जुड़ने से जल अपघटन होता है, जल का एक अणु निकलता है और दोनों के मध्य जो है एक बंध बनता है, यह बंध जो है पेप्टाइड बंध कहलाता है। इसी तरह से जब कई एमिनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे, यानी कि कई एमिनो अम्ल का बहुलक होगा तो कई पेप्टाइड बंध बनेगा। जब कई पेप्टाइड बंध बनेंगे तो यही पेप्टाइड बंध का जो समूह होगा वह प्रोटीन कहलाता है। अगर एग्जाम्पल में देखा जाए, मान लीजिए एक एमिनो अम्ल यह है, इस तरह से इतनी संरचना को एमिनो अम्ल यानी कि इस तरह से यहां पर एमिनो अम्ल। अब इसी तरह से इसके साथ दूसरा एमिनो अम्ल इस तरह से जोड़ा जाए। जब दूसरा एमिनो अम्ल जुड़ेगा तो दोनों के जुड़ने के बीच एक जो है बंध बनेगा जिसे आप पेप्टाइड बंध कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं। अब इसी तरह से तीसरा एमिनो अम्ल आपस में जुड़ेगा तो एक और पेप्टाइड बंध बनेगा। इसी तरह से चौथा एमिनो अम्ल, इसी तरह से कई एमिनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे तो कई पेप्टाइड बंध बनते हैं और यही पेप्टाइड बंध का जो समूह है ये संयुक्त रूप से जो है प्रोटीन कहलाता है। तो इतनी बात जो है प्रोटीन की हो गई। कहने का मतलब है कि अल्फा एमिनो अम्ल
से मिलकर के बनने वाला एक बहुलक, और यह बहुलक प्रोटीन कहलाता है। और इस प्रोटीन के बनने के लिए जो है एमिनो अम्ल के बीच में जो बंध बनता है वह बंध जो है पेप्टाइड बंध कहलाता है, और कई पेप्टाइड बंध का समूह मुख्य रूप से जो है प्रोटीन कहलाता है। ये हो गई प्रोटीन। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है, दिमाग में फिट हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब जो है प्रोटीन की संरचना को देख लेते हैं कि प्रोटीन की संरचना क्या है। चलिए भाई, अब देखेंगे प्रोटीन की संरचना। तो प्रोटीन की संरचना में देखना है कि प्राथमिक प्रोटीन और जो है द्वितीयक प्रोटीन। तो प्राथमिक प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल का एक निश्चित क्रम में पेप्टाइड बंध से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने से बनी संरचना प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। कहने का मतलब है कि जैसे अभी आप देखें कि एमिनो अम्ल, इस तरह से आपको एमिनो अम्ल मिला, और एक एमिनो अम्ल से कई एमिनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं तो दोनों के जुड़ने से एक बंध बनता है और जल का अणु निकलता है, और यह जो बंध है वह पेप्टाइड बंध है। इसी तरह से जब कई एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं और कई पेप्टाइड बंध बनता है, कई एमिनो अम्ल इस तरह से एक निश्चित क्रम में जुड़ते हैं और कई पेप्टाइड बंध जो है बनते हैं इस तरह से। ऐसे देखेंगे तो कई एमिनो अम्ल देख रहे हैं इस क्रम में जो है एक निश्चित क्रम में जो है व्यवस्थित है, एक निश्चित क्रम में जुड़े हैं और कई पेप्टाइड बंध जो है बन रहा है। तो इस प्रकार बनने वाली जो प्रोटीन है यह जो है प्राथमिक प्रोटीन कहलाती है। इतनी बात। अब दूसरा देखेंगे द्वितीयक प्रोटीन। तो द्वितीयक प्रोटीन में क्या होता है कि जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है। अभी देखे थे कि यहाँ एमिनो अम्ल के आपस में जुड़ने से पेप्टाइड बंध बन रहा था, और जो है जो द्वितीयक संरचना भाई पेप्टाइड बंध बना तो प्राथमिक प्रोटीन हो गया, लेकिन जो है द्वितीयक प्रोटीन अथवा द्वितीयक संरचना में क्या होता है हाइड्रोजन बंध बनता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखेंगे तो जैसे आपको यहाँ पर इस तरह से सिंगल बॉन्ड H है, NH2 लिया गया था, सेम वही प्रोसेस है। सिंगल बॉन्ड हम आपको समझाने के लिए इस तरह से बता रहे हैं, सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद जो है सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल डबल बॉन्ड O, इतनी संरचना। अब यहां पर जो है एल्किल समूह, यहां पर जो है हाइड्रोजन है। अब दूसरा तो एक एमिनो अम्ल हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन है, लेकिन इसको हम जो है देखेंगे तो इस भाई निकलता है हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और जो है दूसरा एमिन समूह से एक इधर जो है हाइड्रोक्सिल समूह उसके साथ जुड़ करके यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और इसके पहले जो दूसरा एमिन था उस दूसरे एमिन का हाइड्रोक्सिल समूह जो है हाइड्रोजन से जुड़ करके जल बन के निकल जाता है, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखा गया। अब हमको यहाँ पर जोड़ना है तो करेंगे क्या, इसी तरह से दूसरा एमिनो यानी कि दूसरा एमिनो अम्ल लिखेंगे। तो दूसरा एमिनो अम्ल जो है जैसे यहाँ पर देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड N, और देखेंगे कुछ इसको यहां लिखते हैं सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H, ऐसे। फिर यहां पर जो है C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O। यहां पर एल्किल समूह है, यहां पर हाइड्रोजन है। अब होता क्या है कि
यहां का देखेंगे, यहां का बॉन्ड टूटेगा, यहां का बॉन्ड जो है टूट जाता है और यह ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ एक बंध बना लेता है। एक एमिनो अम्ल यह है, यहां पर डबल बॉन्ड था, इसको हटा रहे हैं अभी, और दूसरा एमिनो अम्ल यह है। हो क्या रहा है कि इस एमिनो अम्ल का ये बॉन्ड यानी कि इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये बॉन्ड टूटता है और यहां पर जो है यह ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ दूसरे वाले एमिनो अम्ल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और यही बॉन्ड जो है, यही बंध जो है हाइड्रोजन बंध कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। अब इसी तरह से देखेंगे अगला जो एमिनो अम्ल जुड़ेगा वह जो है क्या होगा, यहां से जुड़ेगा, अगला जो है यहां से जुड़ेगा, यहां पर दिख रहा है। चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, नहीं तो यहां देख लेते हैं। अगला एमिनो अम्ल जो है यहां से जुड़ेगा, तो जब यहां से जुड़ेगा तो इसका बॉन्ड टूटेगा, जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो ये संरचना कुछ यहां पर ऐसे हो जाएगी, क्या बनेगी, यहां पर H ऐसे आर है, आर लिख देंगे, इधर जो है क्या मिला, COH डबल बॉन्ड O। इसी तरह से फिर अगला एमिनो अम्ल जुड़ेगा तो कहां से जुड़ेगा, फिर यहां से जुड़ेगा। इस तरह से एक क्रम में क्या होगा, हाइड्रोजन बंध बनाते जाएंगे, यहां भी एक बंध बना, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध बनता है और इस हाइड्रोजन बंध के बनने से एक विशिष्ट आकृति बनती है जिसमें एक तो अल्फा हेलिक्स बनाती है और दूसरा बीटा शीट। देखेंगे एक संरचना आपको जो है कुछ इस तरह से मिल जाएगी, यहां पर देख लेते हैं, ऐसी संरचना मिल जाती है। यह संरचना जो है अल्फा हेलिक्स कहलाती है और एक संरचना आपको जो है कुछ इस तरह से मिल जाती है, ऐसे संरचना मिलती जाएगी। और देखेंगे तो आगे चल करके ये आगे चल करके जो है ये ऐसे जुड़ती है, ऐसे, तो इसको जो है बीटा शीट कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनने से एक विशिष्ट आकृति अल्फा हेलिक्स इस तरह से और दूसरी विशिष्ट आकृति बीटा शीट बनती है। यह संरचना जो है द्वितीयक प्रोटीन यानी कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहलाती है। तो इस तरह से प्रोटीन और प्रोटीन की संरचना हो जाती है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। पेन और कॉपी लेकर के अच्छे से इसको जो है नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगली हेडिंग आपकी जो है कार्बोहाइड्रेट्स है और कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जयवर्ड से, उसको देख लेते हैं। तो अगली हेडिंग आपकी है कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखेंगे ऐसे पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह उपस्थित होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। भाई ऐसे पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक, थोड़ा सा एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे कई कार्बन परमाणु वाली या कई कार्बन परमाणु श्रृंखला वाला कोई कार्बनिक यौगिक ले लिया जाए और इस कार्बनिक यौगिक के साथ जो है कई हाइड्रॉक्सिल समूह को जोड़ दिया जाए। जैसे इस तरह से कई हाइड्रॉक्सिल समूह OH को कुछ इस तरह से जोड़ दिया जाए, ऐसे देखेंगे। तो 3 से जब अधिक होता है कोई भी क्रियात्मक समूह, जब 3 से अधिक बार जुड़ेगा तो वह जो है
यानी कि पाल समूह कहलाता है। तो यहां पर जो है हाइड्रॉक्सिल समूह है 3 से अधिक बार है। यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 5 इसी तरह से कई हाइड्रॉक्सिल समूह जब जुड़ेगा तो वह जो है पॉलीहाइड्रॉक्सी कहलाएगा। कार्बन कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़ा तो पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक कहलाया। और इस पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक के साथ एल्डिहाइड समूह जोड़ दिया जाए अथवा कीटोन समूह। चलिए अगर एल्डिहाइड समूह जोड़ेंगे तो यहां पर अगर इस तरह से एल्डिहाइड का CHO होता है, हम इस तरह से जोड़ दिए तो यह एल्डिहाइड समूह CHO मिल गया। तो यह इतनी संरचना जो है क्या कहलाएगी? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएगी। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल इजी है। क्या मिला कि ऐसे पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक, तो पॉलीहाइड्रॉक्सी यानी कि 3 से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह कार्बन के साथ जुड़े हो अथवा हाइड्रोकार्बनों के साथ 3 से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह जब जुड़ते हैं तो वह यौगिक पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक कहलाती है। तो इतनी तो हो गई पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक। इस पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक के साथ CHO जुड़ा है यानी कि एल्डिहाइड समूह जुड़ा है। तो एल्डिहाइड समूह जुड़ा तो यह इतनी पूरी संरचना जो है कार्बोहाइड्रेट्स कहलाई। इसी तरह से इसके स्थान पर एल्डिहाइड के स्थान पर अगर कीटोन समूह जुड़ जाए, चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखें तो कोई हाइड्रोकार्बन जैसे इस तरह से ऐसे ले लिया जाए। अब इसमें भी कई पॉलीहाइड्रॉक्सी है तो कई हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होंगे। तो इस तरह से अगर हम कई हाइड्रॉक्सिल समूह जोड़ दें, यहां पर ऐसे देखा जाए कई हाइड्रॉक्सिल समूह जोड़ दें और कीटोन समूह जोड़ दें। भाई इतनी संरचना जो है देखा जाए, इतनी संरचना जो है क्या हुआ? पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक हो गया। अब इसके साथ कोई कीटोन समूह जोड़ा जाए तो कीटोन समूह यानी कि इस तरह से CO हो गया। अब इधर भी जो है जोड़ा जा सकता है तो इस तरह से ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो देखेंगे तो पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक यहां से यहां तक है और इसके साथ अपना जो है कीटोन समूह जुड़ा है। तो यह भी जो है क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। तो सिंपल है, पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक के साथ एल्डिहाइड समूह या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक के साथ कीटोन समूह जुड़ता है तो बनने वाली संरचना जो है कार्बोहाइड्रेट्स कहलाती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है। बिल्कुल सरल है, बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और हाँ जो है इसके पहले हम आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स तथा कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण जिसमें जो है मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और जो है पॉलीसैकेराइड्स क्या है इसका विस्तार से हम आपको जो है इसके पहले के वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं। आपको वीडियो दे दिया गया है जिसको आप जो है अच्छे से एक बार सरसरी निगाह से एक बार जो है रिपीट कर लेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। रटने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप रटिए मत, केवल वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा वर्गीकरण स्पष्ट आपको बताया गया है, समझाया गया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है हम आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप जो है जरूर देख लीजिएगा। आज इतना ही, आगे मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जो है क्रियाओं के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।